फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट परमिसिबल इन अ फाइनेंशियल ईयर इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इज, सुकन्या समृद्धि खाते में एक वित्तीय वर्ष में अनुमत अधिकतम जमा राशि क्या है। कोई भी आप सुकन्या समृद्धि का अकाउंट खुलवाते हैं, एक वित्तीय वर्ष में आप उसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखना, एक आपके क्या होते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर जब पूछा जाता है, एक सिंपल आपका ईयर पूछा जाता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये आपका 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और मार्च मंथ के एंड तक रहता है, लेकिन दूसरा आपका नॉर्मल वाला वो तो आपको पता ही है, आपका जनवरी से दिसंबर तक रहेगा। तो इन दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि वित्तीय वर्ष होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आपकी 1 अप्रैल से लेके अगली 1 अप्रैल के पीछे तक आप इसमें 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगी, मिनिमम आप 250 रुपीज़ इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछा जाता है कि एसएससी का खाता कितने से खोला जाता है, तभी आपका 250 आ जाएगा, मिनिमम आप 250 रुपये से खुलवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दीनदयाल स्पर्श योजना। तो ये जो स्पर्श वर्ड लिखा हुआ है इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग है, और मीनिंग क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड इन रिसर्च एंड स्टैम्प्स एज अ हॉबी। तो ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, डाक विभाग द्वारा डाक टिकट संग्रह की छात्रवृत्ति योजना दीनदयाल स्पर्श योजना किस श्रेणी में बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए है। तो ये कक्षा 6वीं से लेके 9वीं तक के बच्चों के लिए होती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी, स्टैंडर्ड 6th to 9th, ठीक है, 6ठी से लेके 9वीं तक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। अब कितनी दी जाती है, कई बार ये भी पूछा जाता है। तो 6000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से दी जाती है, यानी कि 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास, डोमेस्टिक फ्लैटलिक डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम। घरेलू डाक टिकट जमा खाता की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1/8/1965 को। डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी, पूरी इसकी याद रख लेना, 1/8/1965 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अ पोस्ट ऑफिस सॉर्टिंग ऑफिसर सेक्शन विच एक्सचेंजेस मेल विद ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज इज नोन एज। एक डाकघर, छंटाई कार्यालय या अनुभाग जो विदेशी देशों में कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफिस, कॉर्पोरेट मेल ऑफिस या फिर मास मेलिंग सेंटर। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, विनिमय कार्यालय कहा जाता है। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, आपका ये जो पोस्ट ऑफिस है या सॉर्टिंग ऑफिस या सेक्शन, इनमें से कोई भी हो सकता है जो विदेशों में स्थित कार्यालयों के साथ डाक का आदान प्रदान करे। तो क्वेश्चन क्या होगा कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कौन सा कार्यालय हो सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, डाकघर हो सकता है, छंटाई कार्यालय या फिर अनुभाग, इनमें से कोई भी आपका ऑफिस ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, डाक विनिमय कार्यालय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैग ऑफिस। बैग ऑफिस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एवरी पोस्ट ऑफिस अदर देन ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज आइडेंटिफाइड एज यूनिट बैग ऑफिस। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अलावा हर पोस्ट ऑफिस को यूनिट बैग ऑफिस के रूप में पहचाना जाता है। उसका दूसरा बोला गया है, ईच यूनिट बैग ऑफिस हैज़ टू प्रिपेयर अ डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट। प्रत्येक यूनिट बैग कार्यालय को एक दैनिक बैग बैलेंस रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो देखिए आपके बैग कार्यालय जो होते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आपके यूनिट बैग ऑफिस हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग और सेंट्रल बैग ऑफिस। तो कौन कौन से कार्यालय उनमें शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया यूनिट बैग ऑफिस के बारे में कि प्रत्येक डाकघर को यूनिट बैग ऑफिस माना जाता है, लेकिन यूनिट आपके जो ब्रांच ऑफिस होते हैं, शाखा डाकघर होते हैं, उनको छोड़कर। तो ये सही हो जाएगा। और जितने भी आपके यूनिट बैग ऑफिस होते हैं उनको डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। तो इसमें दोनों ही आपके सही हैं। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ ट्रिप performed by a set of a section traveling from one end of its beat to the another। ट्रिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रिप क्या होती है, फेरा जिसे हिंदी में कहा जाता है। यह अनुभाग के एक सेट द्वारा अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की गई यात्रा होती है। तो इसमें देखिए बिल्कुल यहाँ पे क्या बोला गया कि कोई भी आपका अनुभाग का सेट है, वो जब अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो यात्रा करता है उसको क्या कहा जाता है, फेरा कहा जाता है, ट्रिप कहा जाता है। अब ये ट्रिप
ट्रिप जो होती है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी इन ट्रिप, दूसरी होती है आउट ट्रिप। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला गया है, द ट्रिप फ्रॉम हेडक्वार्टर्स ऑफ द सेट टू इट्स आउट स्टेशन इज कॉल्ड इन ट्रिप। तो यहाँ पे ये मान लीजिए क्या है, ये है आपका हेडक्वार्टर और यहाँ से क्या है, ये आउट स्टेशन है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो अनुभाग का सेट है जब अपने हेडक्वार्टर से आउट स्टेशन के लिए जाता है तो उसको इन ट्रिप कहा जाता है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है द ट्रिप ऑफ अ सेट टुवर्ड्स इट्स हेडक्वार्टर फ्रॉम इट्स आउट स्टेशन इज कॉल्ड आउट ट्रिप। इसके बाद बोला गया है कि जब आपका आउट स्टेशन से ये हेडक्वार्टर के लिए आएगा तो इसको इन ट्रिप कहा जाएगा। ठीक है, सेट द्वारा बाहरी स्टेशन से अपने मुख्यालय तक की गई यात्रा को आउट ट्रिप कहा जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तो आया क्या हो जाएगी, वो इन ट्रिप आउट ट्रिप हो जाएगी। तो ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अब आपकी जो इन ट्रिप होती है वो क्या होती है, इन ट्रिप होती है कि आउट स्टेशन से, आउट स्टेशन जो है उससे अपने हेडक्वार्टर को जाना, उसको इन ट्रिप कहते हैं। और आउट ट्रिप क्या होती है, जब भी आपके अनुभाग का कोई सेट हेडक्वार्टर स्टेशन से अपने बाहरी स्टेशन के लिए जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसकी आउट ट्रिप कहा जाता है। तो दोनों ही गलत हैं। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आएगा डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अ ब्रांच ऑफिस बैग इज यूज्ड बिटवीन अ ब्रांच ऑफिस एंड इट्स अकाउंट ऑफिस। शाखा कार्यालय बैग का उपयोग शाखा कार्यालय और उसके खाता कार्यालय के बीच में किया जाता है। यानी कि जो अकाउंट आपका क्या होता है, ब्रांच ऑफिस बैग, बीओ बैग जो होता है वो ब्रांच ऑफिस, शाखा डाकघर और उसका जो भी खाता कार्यालय होगा, कौन, एसओ या फिर एचओ, उन दोनों के बीच में यूज़ किया जाता है। ब्रांच ऑफिस बैग्स आर ड्यू बैग्स और ये आपके दे बैग होते हैं। अब बीओ बैग जो है, देखो अभी क्या होता है कि जैसे आपके बनाए जाते हैं दूसरे बैग, अकाउंट बैग वगैरह या रजिस्टर्ड बैग, तो उनके बारे में बार बार बोलता हूँ कि अगर उनमें कुछ भी नहीं है भेजने के लिए तब भी उनको बनाया जाता है। वैसे ही आपके ब्रांच ऑफिस बैग होंगे, कई बार आपने देखा भी होगा आपके अकाउंट ऑफिस से आपको खाली बीओ बैग भी प्राप्त होते हैं कि उनमें भेजने के लिए कुछ भी नहीं था बीओ को, लेकिन फिर भी वो बीओ के लिए बनाए जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, दे बैग। ऐसे बैग जिनको बनाना ही पड़ता है निर्धारित समय के ऊपर या डेली बनाना पड़ता है, उनको क्या कहा जाता है, ड्यू बैग्स कहा जाता है। तो सेवंथ का सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, देखिए ये वाली भी सही है, ये वाली भी, दोनों ही सही है। तो इसका मतलब कौन सी ऑप्शन से हो जाएगी, बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, द ऑफिस विच डील्स विद अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, refused articles and articles with incomplete और undecipherable address is called। वह कार्यालय जो दावा ना किए गए लेख, अस्वीकृत लेख, अपूर्ण या अस्पष्ट पते वाले लेखों से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। तो रिटर्न लेटर ऑफिस, नोडल पोस्ट ऑफिस, ट्रांसमिशन सेंटर या फिर ट्रांजिट ऑफिस। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको पुनः प्रेषण केंद्र कहा जाता है, रिटर्न लेटर ऑफिस कहा जाता है। ए ऑप्शन आपके पास ये आ जाएगी। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेड पोस्ट ऑफिस। प्रधान डाकघर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ अकाउंट फॉर इटसेल्फ। प्रधान कार्यालय खुद के लिए लेखा का मुख्य कार्यालय होता है। दूसरा, इट एक्ट्स एज द ऑफिस ऑफ अकाउंट्स फॉर ऑल द सब ऑफिसेज एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज विद इन द ग्रुप। यह समूह के भीतर सभी उप और शाखा डाकघरों के लिए खाता कार्यालय के रूप में काम करता है। तो ये किस समूह की बात कर रहे हैं, जो प्रधान डाकघर होता है, ये क्या होता है, कुछ डाकघरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है। उसमें कौन से आपके उप डाकघर और शाखा डाकघर आते हैं। तो उन सभी के लिए बोला गया कि जो उस ग्रुप में आएंगे उनके लिए खाता कार्यालय होता है। तो दोनों ही आपके ऑप्शंस यहाँ पे सही है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी। कथन एक और दो दोनों ही ठीक हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, द साइड ऑन विच द एड्रेस इज रिटन ऑन अ पोस्टल आर्टिकल इज कॉल्ड। डाक लेख के जिस तरफ पता लिखा हो उसे क्या कहा जाता है। फ्रंट साइड कहा जाएगा, फेस कहा जाएगा, बैक साइड या फिर मास्क कहा जाएगा। तो उसको क्या कहा जाता है, उस लेख का मुख कहा जाता है। और इसी तरह से सम्मुखन की डेफिनेशन जो है वो भी पूछी जाती है, तो वो भी याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन आपके पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुने। केरला पोस्टल सर्कल कंसिस्ट ऑफ। केरला पोस्टल सर्कल में क्या क्या शामिल है। तो ऑप्शन है आपके पास केरला स्टेट एंड लक्षद्वीप, और उसके बाद है केरला स्टेट ओनली, उसके बाद है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी ओनली, या फिर में से कोई भी नहीं। तो उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। जो भी सर्कल में एक से ज़्यादा आपके स्टेट वगैरह आते हैं तो उनके लिए मैंने हर के लिए आपको ट्रिक बताई हुई है। तो यहाँ पे केरला के लिए आपने KL राहुल का नाम याद रखना है। क्रिकेट नहीं देखने तब भी भाई याद तो रख ही सकते हैं ना KL राहुल। तो KL से क्या हो जाएगा, केरला और लक्षद्वीप, यानी कि जो केरला का जुरिडिक्शन है सर्कल में जो है, इसमें कौन कौन आ जाएगा, केरला खुद आएगा और दूसरा कौन सा आएगा, लक्षद्वीप आएगा। तो 11th का सही आंसर आपके पास आ जाएगा ये केरला एंड लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी।
नेक्स्ट आपके पास कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हेड पोस्ट ऑफिसेस एंड सब पोस्ट ऑफिसेस प्रोवाइड मेल रिलेटेड सर्विसेज एज वेल एज सेविंग बैंक रिलेटेड सर्विसेज। प्रधान डाकघर जो होते हैं और उप डाकघर डाक से संबंधित सेवाओं के साथ साथ बचत बैंक से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। वो डाक वगैरह बांटने का काम भी करते हैं, उनको पोस्ट भी करते हैं, साथ में जो सेविंग बैंक वाली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो भी करते हैं। और दूसरा आपके पास ब्रांच पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स ओनली मेल रिलेटेड सर्विसेज। शाखा डाकघर केवल डाक संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा भाई, डाक संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं, सेविंग बैंक में डिपॉजिट भी कर सकते हैं भाई, विड्रॉ भी कर सकते हैं, तो वो वाली सेवाएं भी प्रदान करते हैं। लेकिन ये गलत हो जाएगा, इन्होंने बोला सिर्फ यही सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये तो गलत हो गया ना। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा 12th का? इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास केवल एक सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी, केवल कथन एक जो है ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दी पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेज कैन बी फिक्स्ड विद रिगार्ड टू लोकल कन्वीनियंस एंड अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल्स। डाक घरों के सार्वजनिक व्यावसायिक घंटे स्थानीय सुविधा और डाक के आगमन और प्रस्थान के संबंध में तय किए जाते हैं। तो जो भी सार्वजनिक व्यावसायिक घंटे होते हैं वो कैसे तय होंगे? जो भी आपका लोकल कन्वीनियंस, ठीक है, स्थानीय सुविधा, और दूसरा आपके डाक के आने का क्या समय है और उसको प्रेषित करने का या उसको भेजने का क्या समय है, तो उनके हिसाब से इनको तय किया जाता है। ऑल ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज शैल बी केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 आवर्स ओनली। सभी शाखा डाकघर केवल 2 घंटे की अधिकतम अवधि के लिए खोले जाते हैं। ये गलत हो जाएगा और फर्स्ट आपका सही है, ठीक है। ये आपका सार्वजनिक व्यवसाय घंटे जो होते हैं लोकल कन्वीनियंस अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल के हिसाब से तय किए जाते हैं। लेकिन जो आपके शाखा डाकघर होते हैं उनके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स कितने हैं? 5 आवर्स हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से आपको वही स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैन नॉट बी अफेक्टेड बाई मीन्स ऑफ अ प्रॉपर इम्प्रेशन ऑफ अ फ्रैंकिंग मशीन। डाक शुल्क का जो भुगतान आप करते हैं फ्रैंकिंग मशीन की उचित छाप के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि हम कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ पोस्टेज कैन बी अफेक्टेड बाई मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स इशूड बाई द इंडियन पोस्ट ऑफिस अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डाक का भुगतान भारत सरकार के अधिकार के तहत भारतीय डाकघर द्वारा जारी डाक टिकटों के माध्यम से किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। जो आपके डाक टिकट होते हैं उनको कौन इशू करता है? डाकघर के द्वारा इशू किया जाता है। और किसकी अथॉरिटी के अंडर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे ये वाली सही हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कौन सी ऑप्शन सही है? तो इसमें 14th का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ओनली सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, एवरी लेटर पैकेट और पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प ऑफ एटलीस्ट। प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर होनी चाहिए? 5 डाकघरों की, 2 डाकघरों की, 4 या फिर 6 डाकघरों की? तो प्रत्येक पत्र पैकेट या पार्सल के ऊपर कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर होनी चाहिए। और ये जो 2 डाकघर आपके होंगे, ठीक है, कम से कम वाले की कौन से होने चाहिए? एक ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होगा जहां से लेख को पोस्ट किया जा रहा है, और दूसरा आपका ऑफिस ऑफ डिलीवरी जहां से लेख का वितरण होगा। यानी कि इन दोनों डाकघरों की इसके ऊपर तारीख मोहर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है? यूसेज ऑफ पिन कोड इन एड्रेस ग्रेटली फैसिलिटेट इन प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल। पते में पिन कोड का उपयोग करना डाक लेख के शीघ्र वितरण में बहुत सुविधा प्रदान करता है। इन केस ऑफ आर्टिकल्स एंटाइटल्ड फॉर कंसेशनल रेट्स ऑफ पोस्टेज द क्लास ऑफ द आर्टिकल शुड बी क्लियरली नोटेड ऑन द पोस्टल आर्टिकल। ऐसे लेख जिनमें डाक शुल्क में रियायत मिलती है उन लेखों की श्रेणी को डाक लेख पर स्पष्ट रूप से नोट किया जाना चाहिए। अब कौन से डाक लेख होते हैं जिनमें आपको रियायत मिलती है डाक शुल्क में? जैसे आपके कौन से हो जाएंगे? ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट हो जाएंगे। तो उसमें क्या मिलती है आपको? चार्जेस में छूट मिल जाती है। तो जिनमें भी आपको इस तरह की छूट मिलती है उस लेख की जो भी श्रेणी होगी वो आपको उस आर्टिकल के ऊपर नोट डाउन कर देनी है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो आ जाएगा आपके पास सी। फिर से अगला क्वेश्चन देखिए, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोस्ट बॉक्सेज आर अवेलेबल एट ऑल पोस्ट ऑफिसेज फ्री ऑफ कॉस्ट। पोस्ट बॉक्स
सभी डाकघरों में निशुल्क उपलब्ध होते हैं। तो ये तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। आजकल निशुल्क तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो पोस्ट बॉक्स वाली फैसिलिटी के लिए हमें पता है कि भाई आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, 1 साल के 150 रुपये, ठीक है। 6 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हमें चार्जेस देने ही पड़ेंगे। दूसरे आपके पास एनी पर्सन हु डिजायर्स टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स शुड सबमिट एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द पोस्ट मास्टर कंसर्न। कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट बॉक्स की सुविधा का लाभ उठाना चाहता है उसे संबंधित पोस्ट मास्टर को लिखित में एक आवेदन देना चाहिए। तो ये हमारे पास सही आ जाएगी। कोई भी जैसे पोस्ट बॉक्स की सुविधा लेना चाहता है उसे संबंधित पोस्ट मास्टर को लिखित में उस चीज़ के बारे में आवेदन देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें फिर से क्या बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। जो दूसरे वाली है सिर्फ यही सही है, फर्स्ट वाली क्या है आपकी गलत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनी इनडिसेंट और ऑब्सीन प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ, एनग्रेविंग बुक और कार्ड, any other indecent or obscene article is considered as prohibited आर्टिकल फॉर ट्रांसमिशन थ्रू पोस्ट। कोई भी अभद्र या अश्लील छपाई है, पेंटिंग, फोटोग्राफ, लिथोग्राफ या फिर कोई भी उत्कीर्णन है, वो पुस्तक है या कार्ड है, डाक द्वारा प्रसारण के लिए इन्हें निषिद्ध माना जाएगा, ठीक है। ये तो साफ पता चलेगा कि ये निषिद्ध होंगे, इनको नहीं आप भेज सकते हैं। एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस इफ पैक्ड प्रॉपरली कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू पोस्ट। उसके बाद है विस्फोट या ज्वलनशील सामग्री आप अच्छे से अगर पैक कर देते हैं तो उसको डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। तो भाई ये भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो अभी विस्फोटक सामग्री आप अच्छे से पैक करके भेज रहे हैं तो वो क्या फटेगी, नहीं फट जाएगी तो रास्ते में, तो इस तरह से इसको भी नहीं भेजा जाएगा। तो हमें क्या बताना है, सही विकल्प चुने। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगी आपकी गलत हो जाएगी, सॉरी दोनों ही गलत नहीं होंगी आपकी। इसमें इस तरह के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो पहले वाली सही है, यहाँ पे तो बोला गया ना कि इनको क्या माना जाएगा, निषिद्ध माना जाएगा, लेकिन दूसरे में बोला गया इसको भेज सकते हैं, भाई नहीं भेज सकते हैं। तो 18th क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। कि पहले वाली जो है ये सही है कि कोई भी आप इसमें इंडिसेंट और ऑब्सीन, प्रिंटिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ ये सारी चीज़ें नहीं भेज सकते हैं, इसको प्रोहिबिट माना जाएगा। ये दिया हुआ है तो बिल्कुल माना जाएगा प्रोहिबिट। और दूसरा विस्फोट है, कोई भी ज्वलनशील सामग्री है, आप उसको डाक द्वारा प्रेषित नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरे वाली गलत हो जाएगी, पहले वाली सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन इंडिया द स्पीड पोस्ट सर्विस प्रोवाइड्स एक्सप्रेस एंड टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स बेइंग अप टू। भारत में पत्रों और पार्सलों के लिए स्पीड पोस्ट सुविधा किस सीमा तक उपलब्ध है, 45 kg, 35 kg, 50 या फिर 55 kg। तो 9th क्वेश्चन इसका सही आंसर जो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा बी। तो इसमें आपके पास 35 kg आ जाएगी। कोई भी आपका स्पीड पोस्ट आर्टिकल है उसको मैक्सिमम आप 35 किलोग्राम तक भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है आपके पास, बुक नाउ पे लेटर स्कीम इज अवेलेबल फॉर स्पीड पोस्ट सर्विस फॉर कॉर्पोरेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स। बुक नाउ पे लेटर योजना कॉर्पोरेट और संविदा ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट सेवा के लिए उपलब्ध है, यानी कि आप इसमें स्पीड पोस्ट के रूप में इसको भेज सकते हैं। जो आप स्पीड पोस्ट का लेख होता है उसको एज ए बुक नाउ पे लेटर आर्टिकल की तरह भेज सकते हैं। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड्स कैश ऑन डिलीवरी सर्विसेज ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स फॉर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेलर्स। भारतीय डाक ई कॉमर्स और ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए स्पीड पोस्ट लेखों के लिए सीओडी सुविधा प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही आपके क्या है, सही हो जाएंगे। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा आपके पास, सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंडर बुक नाउ पे लेटर स्कीम अ बल्क कस्टमर इज एनीवन हु प्रोवाइड्स इन अ कैलेंडर मंथ अ मिनिमम स्पीड बिजनेस ऑफ वर्थ। बुक नाउ पे लेटर योजना के तहत थोक ग्राहक वह व्यक्ति होगा जो एक कैलेंडर माह में न्यूनतम कितना स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करेगा। ऑप्शन है आपके पास 10,000, 1 रुपये, 2,000, 5,000 या फिर 10,000 रुपये। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये का स्पीड पोस्ट बिजनेस प्रदान करे। अब इसी में आपके पास एक और आ जाता है, इसमें आपको डिस्काउंट कब मिलता है। अब तो ये हो गया ना कि बल्क कस्टमर कौन हो जाएगा, जो 10,000 का एक कैलेंडर माह में स्पीड पोस्ट बिजनेस देगा। डिस्काउंट तब मिलता है जब वो एक कैलेंडर माह में 50,000 रुपये से अधिक का स्पीड पोस्ट बिजनेस प्रोवाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा डी। अगला क्वेश्चन आपके पास, मैक्सिमम वेट ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल टू बी कंसिडर्ड एज लेटर इज। डाक लेख पत्र के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है। आप डाक के द्वारा एक पत्र जो होता है उसको कितने किलोग्राम तक भेज सकते हैं, 4, 5, 2 या फिर 10 किलोग्राम तक। तो मैक्सिमम आप इसको 2 kg तक भेज सकते हैं, ऐसी ऑप्शन आपकी सी आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन आपके पास, एनी पार्सल फाउंड इन अ लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज एज, लेटर बॉक्स में पाए जाने वाले किसी भी पार्सल को क्या मानकर उसके ऊपर शुल्क लगाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपका पार्सल लेटर बॉक्स में पोस्ट किया हुआ पाया जाता है, देखिए अब लेटर बॉक्स और पोस्ट बॉक्स के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस में आप बता चुका हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। एक के जरिए आप लेटर्स को डिलीवर करते हैं, दूसरे के जरिए आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आपके जो पार्सल होते हैं ना ही इनको पोस्ट बॉक्स के जरिए वितरित किया जाएगा और ना ही लेटर बॉक्स के जरिए इनको पोस्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी कोई अगर ऐसा करता है तो उस पार्सल को लेटर बॉक्स से निकाला जाएगा और उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह माना जाएगा और उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, पंजीकृत समाचार पत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटेड टू अ न्यूज़पेपर शुड बी प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र को आवंटित जो भी पंजीकरण संख्या होगी उसको समाचार पत्र के पहले पन्ने के शीर्ष पर छपाना चाहिए। इट इज़ पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नॉट मोर देन 45 डेज, यह अधिक से अधिक 45 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए। तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है किसी भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का जो पब्लिशर होता है तो उसको क्या करना होता है, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज के ऊपर वो छपाना होता है, ठीक है, वो छपा होना चाहिए और दूसरे ये अधिक से अधिक 31 दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए। फर्स्ट वाला सही आ जाएगा, सेकंड वाला गलत आ जाएगा। तो भाई ये वाली चीज़ भी साथ में ज़रूर अच्छे से पढ़नी है, ये वाले क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए होते हैं। देखिए क्वेश्चन आसान है लेकिन आप इसमें कन्फ्यूज़ ज़रूर होंगे, आपने चाहे जितने मर्जी अच्छे से किए हैं। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प पूछा गया है, अगर आपसे पूछा गया होगा गलत विकल्प तो कुछ और आंसर हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या है यहाँ पे हमारे पास, जो पहला ये सही है, तो केवल कथन एक सही है और 24th की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी ए। द डायमेंशंस ऑफ अ प्रिंटेड पोस्ट कार्ड इज, एक मुद्रित पोस्ट कार्ड का आयाम जो है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर 25 का आ जाएगा आपके पास, 14/9 सेंटीमीटर। अब कई जगह पे 140/90 मिलीमीटर भी लिखा होता है, तो वो भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। 140 मिलीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर और 90 मिलीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। The minimum deposit amount required for opening a post office saving account is, डाकघर बचत खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि क्या है, 100 रुपीज़, 500 1000 या फिर 500 रुपीज़। 26 की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी डी, 500 रुपीज़ से आप खोल सकते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का अकाउंट। कौन सा खाता कितने रुपए से खुलेगा, उसमें आप मैक्सिमम कितने व्यक्ति मिलकर खोल सकते हैं, एक साल में मैक्सिमम कितना डिपॉजिट रहेगा, या उसको प्री मैच्योर क्लोज कब कर सकते हैं, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, भाई ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक ना एक या दो क्वेश्चन जरूर इसमें से आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर जो होते हैं, ईएमओ जो होते हैं, उनके बारे में आपको सही कथन बताना है। तो ऑप्शंस यहाँ पे देखिए क्या क्या बोली गई हैं। अ मनी ऑर्डर फॉर्म विद अ थंब मार्क इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, हस्ताक्षर के स्थान पर अंगूठे के निशान वाला मनी ऑर्डर फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब क्या हो गया कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को भेजा तब तो भाई वो हस्ताक्षर कर देगा, साइन कर देगा, लेकिन अब मेरे जैसे अनपढ़ के लिए आ गया भाई वो तो अंगूठा ही लगाएंगे ना। अब अंगूठा उसने लगा दिया क्या, तो उस मनी ऑर्डर फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये बोल रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना भाई। करेगा उसके लिए क्यों नहीं करेगा, ये विटनेस वगैरह डलवाई जाएगी लेकिन स्वीकार कर लिया जाता है। द अमाउंट फॉर विच अ सिंगल मनी ऑर्डर में वी शुड नॉट एक्सीड 5000 रुपीज़, वह राशि जिसके लिए एकल मनी ऑर्डर जारी किया जा सकता है 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाली गलत है। 27th का सही आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आपको क्या बताना है सही कौन सा है, तो इसमें 27th की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी बी। केवल कथन 2 जो है ये सही है, पहले वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, डाक जीवन बीमा किस वर्ष में शुरू किया गया था, 1884, 1984, 1907 या फिर उसके बाद आपके पास 1934। तो इसकी शुरुआत जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की 1 फरवरी 1884 को हुई। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को पूछा जाता है, तो उसकी कब हुई है वो कर लेना, 1995 में। इसको टेलीकॉम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ के लिए कब बढ़ाया गया, तीसरा महिला जो एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए कब बढ़ाया गया। तो ये सभी क्वेश्चन इससे संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेने हैं, ये बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया
ड्यूरिंग द वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन कंडक्टेड इंडिपैक्स इन द ईयर, भारत में माई स्टैम्प को किस वर्ष विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी इंडिपैक्स के दौरान पेश किया गया था? 2016, 2010, 2011 या फिर 2014? तो इसको वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडिपैक्स 2011 के दौरान पेश किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। और लास्ट ही क्वेश्चन है डिपार्टमेंट का, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल पोस्टेड एज डायरेक्ट पोस्ट विल वेयर नो एड्रेस और नेम ऑन दी कम्युनिकेशन। डायरेक्ट पोस्ट के रूप में पोस्ट किए गए लेख पर कोई भी नाम या पता नहीं होना चाहिए, तो ये अनएड्रेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला गया, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ 1000 पीसेस कैन बी एक्सेप्टेड एज डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट के तहत पोस्ट किए गए लेखों की न्यूनतम संख्या 1000 होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना है कौन सा सही है, तो उसमें सेकंड वाला भी सही है। डायरेक्ट पोस्ट में आप मिनिमम 1000 आर्टिकल्स को पोस्ट करेंगे। उसके बाद आपकी नेशनल बिल मेल सर्विस है, बिल मेल सर्विस है, उन दोनों के लिए भी आपको याद रखना है। नेशनल बिल मेल सर्विस के लिए 10,000 रुपये है और बिल मेल सर्विस में 5,000 करने पड़ेंगे, तभी इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सही विकल्प कौन सा है? फर्स्ट वाला भी सही है, उसका सेकंड वाला भी सही है। और इसके साथ दूसरी जो चीज़ आपको याद रखनी है, इनमें जो साइज़ रहेगा आर्टिकल्स का वो A3 साइज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास, गोरुमारा नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन भारत का गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा सी, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो ये जीके के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो एक जगह से आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई आपको पढ़ना कहाँ से है। ये देखिए जो भी राष्ट्रीय उद्यान है मोस्टली आपके क्वेश्चन पेपर्स में ये पूछा जाता है, महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है, एक नदी के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, तो ज़रूर आपको ये अच्छे से कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व विच अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन स्टेट। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व किस खाड़ी भारतीय राज्य के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या फिर कर्नाटका? तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा बी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीलिंग विद द फंडामेंटल राइट्स आर, मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा ए, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में है। अगला क्वेश्चन आपका, दी वर्ड सेक्युलर वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय दी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द किसके द्वारा शामिल किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपकी से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आपके पास आ जाएगा ए, 23 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम अ डाइविंग लाइन बिटवीन द गंगास प्लेन एंड द डेक्कन प्लेट्यू। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में एक गोताखोरी रेखा है? इसका सही आंसर आपके पास आएगा बी, विंध्यास। अगला क्वेश्चन है आपके पास, दी संबलपुरी साड़ी बिलोंग्स टू दी इंडियन स्टेट। संबलपुरी साड़ी किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो 47th का सही ऑप्शन आपके पास होगा डी, ओडिशा से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन आपके पास, सांची स्तूप द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। सांची स्तूप, सांची का महान स्तूप किस भारतीय राज्य में है? 48 की सही ऑप्शन आपके पास आ जाएगी सी, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपके पास, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डॉरी। दहेज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी डॉरी, कोई भी सरकारी सेवक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके पास गवर्नमेंट सर्वेंट कैन गिव और टेक डॉरी, कोई भी आपका सरकारी कर्मचारी है वो दहेज ले या दे सकता है। तो इसमें कौन सा आपको बताना है सही कौन सा हो जाएगा? ओनली फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हैपेंड इन द ईयर। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी।
तो ये था आंध्र प्रदेश सर्कल का एमटीएस का 2021 का क्वेश्चन पेपर, डिपार्टमेंट ऑफ जीके के सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। बाकी आपको बच गया मैथ, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैनल का, जिसके ऊपर आप जा सकते हैं, और साथ में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी नई अपडेट्स आती हैं उसके लिए, या फिर कुछ क्वेश्चन जैसे आप पूछते हैं या कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ पर आपके क्लियर किए जाते हैं। और साथ में रेगुलर क्लासेस के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स भी हम आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं, तो ज़रूर जुड़ के इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी आपको वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, PDF फाइल्स मिल जाती हैं, और साथ में आपको जैसे मैथ सोल्यूशन मिल जाता है PDF के रूप में, भी वीडियो लेक्चर भी उसके दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी कुछ रहती है। डेली एग्जाम भी आपको दिए जाते हैं, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और ऑल ओवर टॉपिक आपकी कितनी तैयारी है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आपको पता चलती जाती हैं। तो इस तरह से रहती है, तो ज़रूर आप जुड़ के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।